नाउ लेट अस स्टार्ट विद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक होने का मतलब आप सबको पता है कि जो प्रॉपर्टीज अपने आप को एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट करें उन्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये क्लियर हो गया। पर पीरियोडिसिटी आने का रीजन क्या है? पीरियोडिसिटी आने का रीजन होता है सिमिलैरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर डेफिनेट पीरियड ऑफ आफ्टर डेफिनेट इंटरवल। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में सिमिलर टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद आती है। उस वजह से जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें हमें पीरियोडिसिटी देखने के लिए मिलती है। क्लियर हो गया? इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन एक और तरीके से हम बोल सकते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। द प्रॉपर्टीज that depend upon electronic configuration directly और indirectly। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेंगी प्रॉपर्टीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन्हें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोल देंगे। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको पता है जो डेफिनेट इंटरवल के बाद पीरियोडिक टेबल में खुद को रिपीट करेंगी। अब कौन सी प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कंसिडर नहीं करेंगे? तो सिंपल सा आंसर आपको मिल गया, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। तो चलो आ जाओ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक्चुअली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, ये आपके बोर्ड्स में या आपकी स्कूल बुक्स में आपको शायद ना मिले। तो सबसे पहले देखो, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो पीरियोडिसिटी शो कर रही है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पीरियोडिसिटी शो करेंगी। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, हम सिर्फ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की फंडामेंटल डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, ताकि आप कंफ्यूज ना करो कि सिर्फ आगे आपकी बुक में जो दे रखी है वही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जनरल मतलब है कि जो डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट कर रही हैं और उनमें रिपीटिशन आने का रीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपसे 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार बोर्ड्स में, ये बोर्ड्स में पूछते हैं कि व्हाट इज द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज मेजर्ड इन पीरियोडिक टेबल। तो इसका रीजन आप सबको क्लियर है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होती है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलर ट्रेंड देखने के लिए मिलते हैं। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पीरियोडिक हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज जो पीरियोडिसिटी शो करती है, ये आप सबकी बुक्स में लिखी हुई मिलेंगी आपको। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं है। तो जरूरी थोड़ी ना सारी की सारी प्रॉपर्टीज ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होंगी। तो सिर्फ वो प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, व्हाई स्पेसिफिक हीट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर नॉट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड। एक्चुअली ये बिकॉज का सिंबल होता है, आप याद रखना, पर मैं सिंबल नहीं यूज करता, मैं पूरा लिख देता हूं। बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करते, इस वजह से वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं है या पीरियोडिसिटी नहीं शो करते। नेक्स्ट आगे इस पे चलते हैं। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम एक एक करके देखना स्टार्ट करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सबसे पहले
वैलेंसी किस तरीके की पीरियोडिसिटी शो करती है या वैलेंसी होती क्या है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज नोन एज वैलेंसी। इज नोन एज वैलेंसी। अब वैलेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स present in valence shell। अब वैलेंस शेल का क्या मतलब? वैलेंस शेल का मतलब होता है लास्ट शेल या लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं वो वैलेंसी डिसाइड करते हैं। और वैलेंसी को हम दूसरे तरीके से कैसे बोल देते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी जो एटम की होती है उसे हम वैलेंसी कॉल करते हैं। अब आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे एटम के लास्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब वैलेंसी या एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम्स। कभी भी रिएक्शन केमिकल क्यों अकर करता है या क्या रीजन होता है कि दो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करें या केमिकल रिएक्शन हो? तो इसका रीजन है टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या टू अटेन स्टेबिलिटी और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेचर में जितने भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी चीजें हो रही हैं, वो सब स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए हो रही है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के चक्कर में एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं या वैलेंसी रोल प्ले करती है। अब एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट क्यों करते हैं आपको समझ में आ गया। अब एटम्स की वैलेंसी कितनी होगी ये समझते हैं। यहाँ पे हमारे एटम के पास लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे हमें या फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लें। अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे इस एटम से तो इसके पास बाहर वाली शेल ये तो हट जाएगी पूरी और सिर्फ अंदर वाली शेल बचेगी। और ये जो अंदर वाली ये शेल तो हट गई जब हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और अंदर वाली शेल्स कंप्लीटली फिल्ड होंगी तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबलाइज हो गई। एग्जाम्पल फ्लोरीन का लेते हैं। अगर फ्लोरीन को आप देखोगे, फ्लोरीन के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्लोरीन अगर अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहे तो ये तो बहुत बेवकूफी वाली बात है। अगर इसको हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो इसके लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया। इस पे मैंने एक्स मार्क लगा दिया। तो अगर फ्लोरीन को हम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दें तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के दो तरीके थे, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए या इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन अगर गेन करके स्टेबिलिटी अचीव करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी अटेन करने की बात आएगी तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लिथियम का एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिथियम बना लेते हैं। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम के लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और उसके पास फिर स्टेबिलिटी अटेन हो जाएगी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉन का गेन करके स्टेबिलिटी अटेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज वाले आयंस बन जाएंगे। अब वैलेंसी किस तरीके से वेरी करती है ग्रुप में अगर हम देखें, अगर आप इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देखोगे और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो आपको एक क्लियरली समझ में आएगा कि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में तो ये दोनों के दोनों लूज कर देगा। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये भी 3, देखो 3 स्टेबिलिटी अटेन करनी है तो 8 होने चाहिए, लास्ट वाले शेल कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। तो लास्ट शेल में यहाँ पे 3 है, इसको 5 चाहिए या फिर 3 लूज करने हैं तो 3 लूज करने ज्यादा आसान है 5 लेने से, तो 3 लूज कर देगा। अब सिलिकॉन है, यहाँ सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है क्योंकि इसकी लास्ट शेल में सिर्फ
4 ही इलेक्ट्रॉन्स है। मैं यहाँ पे साइन नहीं मेंशन करूंगा क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये शेयरिंग से स्टेबिलिटी अटेन करता है, ये शेयरिंग करता है, तो यहाँ पे साइन मेंशन करना सही नहीं है। अब फास्फोरस है, फास्फोरस के पास लास्ट शेल में आप पीरियोडिक टेबल देखो और वहां पे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जल्दी से। तो वहां पे लास्ट शेल में आपको दिखेगा फास्फोरस के पास सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 5 लूज करे या 3 गेन कर ले, तो फास्फोरस चूज करेगा गेन करना। सल्फर के पास 6 हैं, तो ये 2 गेन करना चूज करेगा, तो इसकी वैलेंसी -2। फ्लोरीन के पास, आयोडीन के पास, ब्रोमीन के पास 7 होते हैं, तो ये एक गेन कर लेंगे। और नोबल गैसेस के पास तो लास्ट शेल फुल होती है, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, तो नोबल गैसेस को ना तो कुछ गेन करने की नीड है ना तो कुछ लॉस करने की नीड है, तो ना तो वो कुछ लूज करेंगे ना तो कुछ गेन करेंगे, ना ही दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, तो इसलिए इनकी वैलेंसी 0 होती है। तो नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 होती है। अब अगर ग्रुप में हम देखें, ग्रुप में तो आपको पता है सेम ग्रुप में लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 में सारे के सारे जितने भी एटम्स हैं उनके सबके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो ग्रुप 1 में सबकी वैलेंसी +1 होगी। ग्रुप 2 में सबके पास दो 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 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो इन सबकी वैलेंसी +2 है। ग्रुप 3 में सबके पास लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो +3। ऐसे सिमिलर जैसे जैसे यहाँ पे ट्रेंड था वही ट्रेंड फॉलो होगा ग्रुप में। पूरे ग्रुप में, मतलब ग्रुप के नंबर्स में बोला मैंने, पूरे एक ग्रुप में, जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में सबकी जितने एलिमेंट्स है सबकी वैलेंसी सेम होती है, और ग्रुप 1 की वैलेंसी +1, ग्रुप 2 की वैलेंसी +2, और ग्रुप 3 की वैलेंसी मैंने आपको बता दी है यहाँ पे +3। ग्रुप 4 की वैलेंसी, मतलब ग्रुप 14 की वैलेंसी 4 होगी, शेयरिंग होगी इसलिए साइन नहीं लिखा था। और ग्रुप 3 की ग्रुप 15 जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी -3 होगी। तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जो एलिमेंट्स जनरली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं उन्हें हम मेटल्स कॉल करते हैं, और मेटल्स के इस कैरेक्टर को ही मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के कैरेक्टर को मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे हम समझते हैं आगे कि मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में किस तरीके से वेरी करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप पीरियड, सेकेंड पीरियड को देखो। सेकेंड पीरियड के फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट ये मेटल्स हैं और बाकी के एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स मेटल को लूज करने की टेंडेंसी रखेंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स मेटल को गेन करने की टेंडेंसी रखेंगे। अब मेटालिक कैरेक्टर, आपको एक और चीज बता देता हूँ। ग्रुप 1 और ग्रुप 7 देखो, मतलब मेटल्स का ग्रुप और हैलोजेंस का ग्रुप देखो। हैलोजेंस का ग्रुप नॉन मेटल है, मेटल्स वाले जितने भी ग्रुप है, ग्रुप 1 में एलिमेंट्स है सबके सब मेटल्स हैं। तो ग्रुप 1 से ग्रुप 7 की तरफ आप बढ़ोगे, मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ोगे, तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ बढ़ रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इसी चीज को दिखाने के लिए हम थर्ड पीरियड का एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड पीरियड में पहले तीनों एलिमेंट मेटल हैं। सोडियम के पास ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर है, मैग्नीशियम के पास फिर सोडियम से थोड़ा कम है, एल्यूमिनियम के पास थोड़ा और कम मेटालिक कैरेक्टर है। फिर बीच में मेटलॉइड आ गया। अब मेटलॉइड क्या होते हैं? जिसके पास दोनों नेचर होते हैं, मेटल का एज वेल एज नॉन मेटल का। दे बिहेव both as metal and non-metal।
इसके पास दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, मेटल की एज वेल एज नॉन मेटल की, और बाकी जितने भी बचे ये नॉन मेटल्स हैं। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं, मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव करते हैं, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। अब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। डाउन अ ग्रुप, ग्रुप में नीचे बढ़ेंगे या ग्रुप में नीचे जाएंगे तो कैसा कैरेक्टर हमें दिखेगा, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ग्रुप में हम जब नीचे बढ़ेंगे तो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, as we move down the group, the tendency of atom to lose electron increases. Therefore, metallic character increases. जो एलिमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा उतना ही अच्छा मेटल है। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी एलिमेंट्स की बढ़ती जाएगी। अब इसका रीजन हम थोड़ा सा आगे अभी बढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किस वजह से जब हम नीचे ग्रुप में मूव करते हैं तो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। ये रीजन और अच्छे से ये क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन और आसानी से क्यों लूज कर सकता है एलिमेंट, ये अभी आपको आगे पता लगेगा। अब डाउन अ ग्रुप आपको मेटालिक कैरेक्टर तो पता लग गया, पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में आप क्या बताओगे? अगर हम ग्रुप में नीचे बढ़ेंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे क्या असर पड़ेगा? तो ये बहुत सिंपल आंसर है इसका, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अगर मेटालिक कैरेक्टर डाउन अ ग्रुप इंक्रीज होगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अब नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडिया है। अब एटॉमिक रेडिया सबसे पहले होता क्या है, जैसे सर्कल में सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को रेडियस कॉल करते हैं, बिल्कुल सिमिलर टर्म्स में एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लास्ट शेल के डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कॉल करते हैं। अगर हम एटम ले लें तो एटम के सेंटर से एटम के लास्ट ऑर्बिट तक के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कॉल करा है। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग मेरे साथ साथ लिख दो, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एटम टू द लास्ट orbit is known as atomic radius. अब आप एक चीज का ध्यान रखोगे एटॉमिक रेडियस के बारे में, जैसे जैसे हम पीरियड में बढ़ेंगे, मतलब पीरियड में बढ़ने का मतलब लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। और डाउन अ ग्रुप, राइट साइड में जो एरो बना रहा हूँ ये लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड है, और यहाँ पे नीचे जो एरो बना रहा हूँ ये डाउन अ ग्रुप के लिए है। डाउन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। अब इसका रीजन समझते हैं ऐसा क्यों होगा। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेंटर में जितने हैं वो बढ़ेंगे, ऑर्बिट नहीं बढ़ रहे हैं, पर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में है वो बढ़ रहे हैं। इसका मतलब जैसे अगर हम लिथियम को देखें और बेरिलियम को देखें, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, बेरिलियम में लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लेफ्ट टू राइट जब आप सेकेंड पीरियड में मूव कर रहे हो, ऐसी अब बोरॉन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिल्कुल करेक्ट। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, सबके पास देखो 2 ऑर्बिट्स हैं, पर सेकेंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और बेटर टू से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट मूव करने पे। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, सेंटर में एटॉमिक नंबर सबको पता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो सेंटर में प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, तो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को और जोर से अट्रैक्ट करेगा। अब ऑर्बिट्स का नंबर तो सेम है, सबके पास 2 ऑर्बिट्स है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑर्बिट्स को और जोर से अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो इससे क्या होगा, एटम्स का साइज श्रिंक हो जाएगा। क्लियर है ना, कि अगर कोई ऑर्बिट को अंदर पॉजिटिव चार्ज अंदर है, नेगेटिव चार्ज बाहर है, तो पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर में है वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए ऑर्बिट्स पे अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अब ऑर्बिट्स पे अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ऑर्बिट्स पास आएंगी सेंटर के और ज्यादा, ऑर्बिट सेंटर के और पास आएंगी, तो एटम का साइज रिड्यूस हो जाएगा, ऑर्बिट्स ऐसे श्रिंक हो रही हैं, तो एटम का साइज डिक्रीज होगा। अब डाउन ग्रुप में क्या होता है, जब हम ग्रुप में नीचे आएंगे, तो आप एक चीज नोटिस करना, ग्रुप में जब हम नीचे आते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो इसमें एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये सोचने वाली बात है या नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा था एटॉमिक रेडियस जब हम डाउन अ ग्रुप मूव करते हैं इंक्रीज होता है, पर इंक्रीज क्यों होता है ये सोचने वाली बात है। अब ऐसा क्यों, सोचना क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है जब हम डाउन अ ग्रुप मूव कर रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी डिक्रीज होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों, तो ऐसा नहीं है कि ये गलत लिखा है, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो आप सोचो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप नहीं सोच पाए या थक गए हो सोच के, तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आ रहे हो, वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी तो इंक्रीज हो रहे हैं। अब ग्रुप में नीचे आए, मतलब पहले सेकेंड पीरियड में थे, फिर अब थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड या फिफ्थ पीरियड या सिक्स पीरियड या सेवेंथ पीरियड, तो सेकेंड पीरियड में सिर्फ 2 ऑर्बिट है, थर्ड पीरियड में 3 ऑर्बिट है, फोर्थ पीरियड में 4 ऑर्बिट है, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे आप नीचे मूव कर रहे हो, ऑर्बिट्स भी तो इंक्रीज हो रही हैं, और ऑर्बिट्स इंक्रीज होने की वजह से एटम का साइज इंक्रीज होता है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज एटॉमिक नंबर के इंक्रीज को ओवरटेक कर लेती हैं, तो ऑर्बिट के इंक्रीज का इफेक्ट ज्यादा है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज का इफेक्ट, ये क्लियर है ना भाई, ये समझ में आ रहा है ना यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ऑर्बिट्स इंक्रीज हो रही है तो इसकी वजह से जो इफेक्ट है वो ज्यादा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से जो इफेक्ट है उससे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का इफेक्ट एटॉमिक नंबर के इंक्रीज के इफेक्ट को काट देता है या निग्लेक्ट कर देता है। इस वजह से जब हम नीचे मूव करते हैं, ऑर्बिट्स एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये बोर्ड्स में आते हैं और ये पूछते हैं क्वेश्चन, स्कूल के आपके एग्जाम्स होंगे डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछेंगे कि डाउन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, और वहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए भी ये चीज बोलेंगे कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कैसे हो सकता है, तो आप वहां पे बताना पड़ेगा कि ऑर्बिट्स के इंक्रीज होने
का इफेक्ट एटॉमिक नंबर के इंक्रीज को निगलेक्ट कर देता है, इस वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि एटॉमिक मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ज्यादा बड़ा इफेक्ट है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियस के लिए। ठीक है, अब फैक्टर्स जिसपे एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है, तो फैक्टर 1 न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। सेकंड, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगी तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, क्लियर है। थर्ड इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये क्या होता है, देखो मैंने जहां पे भी बोला एटॉमिक नंबर के बारे में बताया और एटॉमिक नंबर से समझाया एटॉमिक रेडियस को, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में नहीं बात करी। इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात क्यों नहीं करी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का मारेंगे ना भाई, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। अब आप बोलोगे कि लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में मूव करे तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने के इफेक्ट एटम का न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट कर रहा है उससे कम है। तो न्यूक्लियर के अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन का इफेक्ट कम है, इस वजह से साइज डिक्रीज होता है। ध्यान रखना ये वैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है और पूरी चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस को बढ़ना चाहिए ग्रुप पीरियड में भी, पर ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, मतलब प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स पे, वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा है किसके इफेक्ट से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से। इसको समझने के लिए मैं आपको एक फनी सा एग्जांपल देता हूँ। जब गेम खेलना होता है फोन पे या हमें फोन पे कोई काम करना होता है, तो फोन का इफेक्ट पढ़ाई से ज्यादा होता है या होमवर्क करने से ज्यादा होता है, इसलिए फोन की तरफ आप लोग चले जाते हो। तो ऐसी इन इफेक्ट्स में भी कैटेगरी है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है कौन सा कम स्ट्रांग इफेक्ट है। तो कहीं पे कोई इफेक्ट डोमिनेट करता है और कहीं पे कोई इफेक्ट डोमिनेट करता है। अब ट्यूशन पढ़ने के टाइम पे, अब पता नहीं आप लोग कितने सच्चे हो कितने झूठे हो, पर अभी पढ़ रहे हो तो आपका पढ़ाई का इफेक्ट ज्यादा बड़ा है क्योंकि मैं बैठा हूँ, पर जब अकेले होते हो तो फोन का इफेक्ट ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो फिर पबजी की तरफ या इधर उधर दूसरे गेम्स की तरफ मूव कर जाते हो। चलो फिफ्थ फैक्टर पे आते हैं। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, ये तो क्लियर है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। सिक्स्थ फैक्टर, एटॉमिक रेडियस बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये पार्ट तो ट्रूली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का है, क्योंकि अभी आपने शायद बॉन्डिंग नहीं पढ़ी होगी तो आपको बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नहीं पता। मैं यहाँ पे दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, आपको बॉन्ड ऑर्डर का मतलब समझा देता हूँ, क्योंकि ये काफी काम का पॉइंट है। अभी तो नहीं, पर दूसरे चैप्टर्स में काफी काम आएगा। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन नहीं बनते इस इफेक्ट से या इस पॉइंट से, पर दूसरे चैप्टर्स में पीरियोडिक टेबल का यूज करके ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कितना, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड भी तीन तरह के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, इसको अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं तो सेकेंड ऑर्डर, और अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो थर्ड ऑर्डर। आप ये लाइंस की जगह सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे लिख लेना।
तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा। आपको ये पॉइंट याद रखना है। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे तो एटॉमिक रेडियस छोटा होगा, अगर कम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो काफी सारा हो गया। चलो नेक्स्ट उस पे आते हैं, टॉपिक पे। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। अमाउंट, इसकी सीधा डेफिनेशन लिखनी स्टार्ट करते हैं। पहले अमाउंट ऑफ एनर्जी required to release a loosely bound atom, a loosely bound electron, a loosely bound electron from the valence shell of atom, isolated atom लिख देते हैं, isolated atom in gaseous state। तो यहाँ पे ये गैसियस स्टेट कीवर्ड है, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to release a loosely bound electron from the valence shell of isolated atom in gaseous state। इसका मतलब क्या है? डिफाइन तो कर दिया। अब इसका मतलब है कि लास्ट शेल में जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको, मतलब जो सबसे ढीला इलेक्ट्रॉन है वहां पे पड़ा हुआ, उसे वहां से निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे एक कैच है कि एटम को गैसियस स्टेट में होना जरूरी है और आइसोलेटेड होना जरूरी है। तो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में एटम से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कॉल करते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ये इक्वेशन का हेल्प ली गई है। यहाँ पे देखो, हमने, हमारे पास गैसियस स्टेट में एटम है, एटम को एनर्जी दे दी तो उसमें से जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा। क्लियर हो गया? एटम को आयनाइजेशन एनर्जी के जितनी एनर्जी दे दी सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन जो सबसे लूजली बाउंड था वो निकल जाएगा। आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि जब किसी, बहुत सारे स्क्रूज लगे हैं एक बॉक्स में, इस बॉक्स को आपने हथौड़ा मारा तो जो सबसे ढीला स्क्रू होगा वही तो गिरेगा ना। तो जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा वही सबसे पहले निकलेगा एटम से। तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कॉल करते हैं, और इसे इक्वेशन से दिखाया है। अभी इस इक्वेशन को या इस रिएक्शन को करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ी, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहां तक क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो देखो एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, A+ हो गया। अब जो सेकंड लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो हम निकाल चुके हैं, अब ऐसा भी तो हो सकता है एक और इलेक्ट्रॉन हो अंदर, उसे अगले इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं जो अब नेक्स्ट नंबर पे लूजली बाउंड था। तो अगले नंबर पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, या सेकेंड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कॉल करते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कॉल करते हैं। तो इसको डिफाइन करने का एक सिंपल सा तरीका है कि A+ या सिंगली आयनाइज्ड एटम, देखो एटम के ऊपर +1 चार्ज है ना,
तो इसको सिंगली आयनाइज्ड एटम से to remove electron from singly ionized atom, the amount of energy required is known as second ionization energy. इसको अगर आपको यहाँ पे क्या लिखा है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो ये दोबारा क्लियरली लिख देता हूँ. टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम singly ionized atom, the amount of energy required is known as second ionization energy. Similarly, अब देखो इससे हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये A2+ बन जाएगा. अब डबली आयनाइज्ड एटम मतलब चार्ज 2 है ना, तो इसको डबली आयनाइज्ड एटम कॉल करेंगे. डबली आयनाइज्ड एटम में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसको थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे. अब डबली आयनाइज्ड वाले में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हमने तो A3+ बन गया. अब A3+ में से अगर आपको एक और एटम निकालना है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी. अब ये 5+ बन जाएगा, सॉरी 4+, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया. अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो काम की है यहाँ पे सबसे ज्यादा. ये तो सिंपल सिंपल डेफिनेशंस थी. अब सबसे ज्यादा काम की चीज है कि सबसे छोटी या सबसे कम होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है इसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कॉल करते हैं. फिर इसके बाद सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा होगी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों से ज्यादा होगी, और फिर फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी इन सबसे ज्यादा होगी. तो जैसे जैसे हम और इलेक्ट्रॉन्स निकालते जा रहे हैं एक के बाद एक, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जा रही है. हमें और ज्यादा एनर्जी, पहले से और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. तो होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल. नेक्स्ट टर्म पे बढ़ते हैं या नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं, जो आयनाइजेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. नेक्स्ट टॉपिक. तो सबसे पहला फैक्टर एटॉमिक साइज. अब एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करेगी आयनाइजेशन एनर्जी, सोच के बताओ. अगर एटम का साइज छोटा होगा तो वो सेंटर के ज्यादा पास है इलेक्ट्रॉन. तो एटम का साइज छोटा है तो सेंटर के पास है इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन सेंटर के पास है तो उसको निकालना मुश्किल होगा क्योंकि सेंटर ने उसे अट्रैक्ट करके रखा है, उसे पकड़ के रखा है अपने पास. देखो भाई सिंपल सा लॉजिक है ना, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है. अगर इलेक्ट्रॉन सेंटर के पास है या न्यूक्लियस के पास है एटम के तो उसे निकालना मुश्किल है. इसका मतलब अगर एटॉमिक साइज छोटा है तो उसे निकालना मुश्किल है इलेक्ट्रॉन को, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी. अगर एटॉमिक साइज बड़ा है, एटम का साइज बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन सेंटर से दूर है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी. तो एटॉमिक साइज के एटॉमिक साइज मतलब एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी. ज्यादा बड़ा एटम तो निकालना आसान, छोटा एटम तो निकालना मुश्किल. तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. सेकेंड फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज का मतलब एटॉमिक नंबर. तो अगर ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली बाउंड होगा या इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली पकड़ के रखा होगा सेंटर ने. तो अब ज्यादा टाइटली पकड़ के रखा है तो उसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी. तो एटॉमिक नंबर
या फिर न्यूक्लियर चार्ज, एक ही बात है, एक ही चीज होती है एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। थर्ड फैक्टर, अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब एटम स्टेबल है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालना तो मुश्किल के काम है बहुत। एटम्स तो बेचारे स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे, अब किसी एटम को स्टेबिलिटी मिली हुई है पहले से, आप जाके उसको कहो कि अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, तो एटम आपको वो इलेक्ट्रॉन हंसते हंसते दे देगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं देगा, वो कहेगा दिमाग थोड़ी ना खराब है मेरा, इतनी मुश्किलों से मैंने इसको ढूंढा और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करी, मेरी जिंदगी भर लग गई, जिंदगी भर की मेहनत, और मैं ऐसी थोड़ी ना दे दूंगा। तो ऐसे नहीं देने वाला वो आपको। तो अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आयनाइजेशन एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा होगी, आपको बहुत 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 ज्यादा उसको लालच देना पड़ेगा एनर्जी का, कि हम तेरे को इतनी सारी एनर्जी देंगे, तब हमें, तब जाके वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे ब्रेक होगा। जैसे कहते हैं ना, आप अगर इलेक्ट्रॉन को जाके कहो, नहीं मतलब एटम को जाके कहो नोबल गैसेस के सबसे ज्यादा, यहाँ पे एक एग्जांपल भी देने के लिए कहा था ना, तो नोबल गैसेस इसका परफेक्ट एग्जांपल है। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, तो आप नोबल गैसेस को जाके कहो ये 10 रुपए ले ले, हमें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, नोबल गैस नहीं देगी। आप बढ़ा रहे हो, आपको चलो 100 ले लो अब तो दे दो, मना कर देगी। आपने कहा 1000, मना कर दिया। आपने कहा अच्छा 1 लाख रुपए ले लो और दे दो, नोबल गैसेस ने कहा नहीं देंगे। अब नोबल गैस पे आप गए लेके 10 करोड़ रुपए की दे दो एक इलेक्ट्रॉन, नोबल गैसेस अभी अब सोच रही है कि दूं या ना दूं, पर उसने मना कर दिया। अब आपने कहा 70 करोड़, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, नोबल गैसेस फिसल जाएंगी, कहेंगी ले लो एक इलेक्ट्रॉन आराम से ले लो, एक ही तो देना है ना, लो कोई बात नहीं, अनस्टेबल होके घूम लेंगे, पर इतनी सारी एनर्जी तो मिल गई। पैसे नहीं समझते नोबल गैसेस, या एटम्स पैसे की भाषा नहीं समझते, एटम्स एनर्जी की भाषा समझते हैं। तो एनर्जी के बारे में अगर आप बात करोगे तो कभी ना कभी तो नोबल गैसेस फिसलेंगी, पर छोटी मोटी लालच पे नहीं फिसलेंगी, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तो आप ये चीज याद रखना, नोबल गैसेस को आयनाइज करना पॉसिबल है या नहीं, क्वेश्चन बन गया यार यहाँ पे। इज इट पॉसिबल टू आयनाइज नोबल गैसेस? तो आंसर इज यस, बट यहाँ पे एक कैच है, क्या? बट दे रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है तब जाके